समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में समाचारों में रहे केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1। 1961 में केशवानंद भारती को इडिनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था। 2। ये मठ महान संत व अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। 3। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति के दायरे में बांधने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता केरल स्थित इडिनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। महंत केशवानंद भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 1973 का चर्चित संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.M. सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से ये अभिधारित किया था कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मौलिक संरचना को बदल दे। केरल के कासरगोड में इडनीर नामक स्थान पर एक शैव मठ है। 1961 में केशवानंद भारती को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। इस मठ का इतिहास आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य की परंपरा में ये मठ स्थापित हुआ था। ये मठ तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का आयोजन हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1। इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। 2। इस अभ्यास का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा पिछले कई वर्षों में हासिल की गई अंतर संचालन दक्षता को और मजबूत करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी दोनों 1 और 2, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। भारत और रूस के बीच 11वीं बार द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4-5 सितंबर 2020 के मध्य संपन्न हुआ। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को प्रमाणित किया है। इस अभ्यास का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा पिछले कई वर्षों में हासिल की गई अंतर संचालन दक्षता को और अधिक मजबूत करना है और साथ ही बहुआयामी समुद्री अभियानों के लिए आपसी समझ और प्रक्रियाओं को विस्तार देना है। इस बार के संयुक्त अभ्यास में समुद्री परिचालन के क्षेत्र में व्यापक और विविध गतिविधियों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजे गए AUDF-S01 नामक आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 1। इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने की है। 2। ये पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 3। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या।
भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाश गंगा से चरम यूवी प्रकाश का पता लगाया है। AUDFS-01 नामक आकाश गंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स अर्थात IUCAA पुणे के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक डॉक्टर सोमक रे चौधरी के अनुसार ये खोज बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश था। प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़ों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विकल्प A राजस्थान, विकल्प B बिहार, विकल्प C पश्चिम बंगाल, विकल्प D महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प D महाराष्ट्र। उत्तर की व्याख्या। 2 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB द्वारा वर्ष 2019 में आत्महत्याओं के आंकड़ों की सूची जारी की गई। वर्ष 2019 में पूरे देश में कुल 1,29,123 लोगों ने आत्महत्या की। इन सभी आत्महत्याओं की घटना में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 13.6% लोगों ने आत्महत्या की। वर्ष भर में यहां 18,916 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं इस श्रेणी में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर 13,493 एवं 12,655 आत्महत्याओं के साथ क्रमशः तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल हैं। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में आत्महत्या के आंकड़ों में कुल 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 5। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? विकल्प A रांची, विकल्प B रायपुर, विकल्प C नई दिल्ली, विकल्प D आइजोल। सही उत्तर है विकल्प C नई दिल्ली। उत्तर की व्याख्या। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली ने 3 और 4 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 दिवसीय नेशनल जनजातीय शोध सम्मेलन का आयोजन किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच संस्थान परिसर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न संख्या 6। सिविल सेवा की कार्यपद्धति और सिविल सेवकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी है? विकल्प A कर्म प्रधान योजना, विकल्प B कर्मवीर योजना, विकल्प C कर्मयोगी योजना, विकल्प D समाधान योजना। सही उत्तर है विकल्प C कर्मयोगी योजना। उत्तर की व्याख्या। 2 सितंबर 2020 को सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में सुधार करने हेतु संघीय कैबिनेट द्वारा कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी गई। मिशन कर्मयोगी का गठन न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़कर सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के लिए किया गया है। ये सक्षम नेतृत्व क्षमता निर्माण पर आधारित है। कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना तैयार करना और दक्षतापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक सुधार करना है। प्रश्न संख्या 7। अभी हाल ही में भारत सरकार की किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरानोस्टिक्स नैदानिकी थेरेपी ड्रग कैंडिडेट का विकास किया है? विकल्प A राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, विकल्प B जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, विकल्प C आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, विकल्प D इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। सही उत्तर है विकल्प B जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
उत्तर की व्याख्या। अभी हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए एक थेरानोस्टिक्स अर्थात नैदानिक थेरेपी ड्रग कैंडिडेट का विकास किया है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है, जिसका आरंभिक अवस्था में पता लगाना कठिन होता है, इसलिए इसका उपचार करना भी मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को शीघ्र ही फेफड़ों के कैंसर के लिए नैदानिकी थेरेपी के रूप में एक समाधान प्राप्त हो सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से दवा के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 8। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 2020 को कितनी शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? विकल्प ए 17, विकल्प बी 27, विकल्प सी 32, विकल्प डी 35। सही उत्तर है विकल्प बी 27। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना वाली योजना के अंतर्गत अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठकों में 27 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश 7, बिहार 1, गुजरात 2, हरियाणा 4, कर्नाटक 3, केरल 1, मध्य प्रदेश 1, पंजाब 1, राजस्थान 2, तमिलनाडु 4 और उत्तर प्रदेश 1 राज्यों में मंजूरी प्रदान की गई है। देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक अभिनव अवसंरचना और प्रभावी कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए इन 27 नई एकीकृत शीत श्रृंखला अर्थात कोल्ड चेन परियोजनाओं से कुल रुपये 743 करोड़ के निवेश का लाभ प्राप्त होगा। रुपये 208 करोड़ की अनुदान सहायता वाली इन परियोजनाओं से भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 9। 5 सितंबर 2020 को व्यापार सुधार कार्ययोजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण 2019 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2020 में आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। 2. व्यापार सुधार कार्ययोजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। 3. ये रैंकिंग राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 सितंबर 2020 को व्यापार सुधार कार्ययोजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये लगातार तीसरा अवसर है जब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने तैयार की है। व्यापार सुधार कार्ययोजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। अब तक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 2016 और 2017-18 में जारी की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, जिससे वे घरेलू के साथ विदेशी निवेश भी आकर्षित कर सकें। प्रश्न संख्या 10।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? विकल्प ए फिनलैंड, विकल्प बी जापान, विकल्प सी रूस, विकल्प डी इजराइल। सही उत्तर है विकल्प ए फिनलैंड। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ये समझौता ज्ञापन भूविज्ञान प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण, 3x4D मॉडलिंग, भूकंपीय और अन्य भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के लिए दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ के लिए प्रतिभागियों के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने, भूवैज्ञानिक डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसार पर अनुभव साझा करने के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क और मंच उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में भारत सरकार की किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत के उत्तर पूर्व भाग के एक क्षेत्र में विशेष ओजोन की सतह की सांद्रता भारत के अन्य स्थानों की तुलना में कम है? विकल्प ए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, विकल्प सी अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, विकल्प डी श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। सही उत्तर है विकल्प ए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के निकट ओजोन सतह का मूल्यांकन किया है और भारत के अन्य शहरी स्थानों की तुलना में गुवाहाटी के ऊपर ओजोन की अपेक्षाकृत कम सांद्रता पाई है। इस अध्ययन में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन सांद्रता के परीक्षण ने सुझाव दिया कि ये क्षेत्र आसपास के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे स्थानीय स्रोतों से अच्छी तरह से प्रभावित हैं। दिन के उजाले के दौरान ये क्षेत्र ओजोन सांद्रता पर कार्बनिक प्रजातियों के कम प्रभाव का संकेत देता है या फिर एक फोटो स्टेशनरी स्थिति में या उसके करीब रहता है। पृष्ठ संख्या 148। प्रश्न संख्या 12। हाल ही में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न पुरुष व महिला टेनिस प्रतियोगिता वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2020 के पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? विकल्प ए नोवाक जोकोविच एवं एलिस मर्टेंस, विकल्प बी मिलोस राओनिक एवं नाओमी ओसाका, विकल्प सी नोवाक जोकोविच एवं विक्टोरिया अजारेंका, विकल्प डी डेनियल मेदवेदेव एवं सेरेना विलियम्स। सही उत्तर है विकल्प सी नोवाक जोकोविच एवं विक्टोरिया अजारेंका। उत्तर की व्याख्या। 21 से 29 अगस्त 2020 के मध्य पुरुष व महिला टेनिस प्रतियोगिता वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2020 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुई। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2020 में जोकोविच की ये लगातार 23वीं जीत है। वो टेनिस इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी 9 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीते हैं। वहीं विमेन सिंगल्स के फाइनल में अजारेंका का सामना जापान की नाओमी ओसाका के खिलाफ होना था, लेकिन ओसाका चोट के कारण मुकाबले से हट गईं और अजारेंका को चैंपियन घोषित कर दिया गया। अजारेंका के कैरियर का 21वां WTA खिताब है। प्रश्न संख्या 13।
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 3D भूकंपीय डेटा की स्वचालित व्याख्या के लिए एक तंत्रिका आधारित अर्थात मशीन लर्निंग आधारित व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित किया है। 2. ये मेटा एट्रीब्यूट नामक एक नई विशेषता की गणना करके विकसित किया गया अपने तरह का पहला दृष्टिकोण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी दोनों 1 और 2, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी दोनों 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 3D भूकंपीय डेटा की स्वचालित व्याख्या के लिए एक तंत्रिका आधारित व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित किया है। ये मेटा एट्रीब्यूट नामक एक नई विशेषता की गणना करके विकसित किया गया अपने तरह का पहला दृष्टिकोण है। WIHG के वैज्ञानिकों ने वर्कफ्लो और कंप्यूटिंग सिल क्यूब अर्थात SC एवं फ्लड क्यूब अर्थात FC की मेटा विशेषताओं की गणना करके इस परिदृश्य का अवलोकन किया। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में समाचारों में रहे इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स चिकित्सा आयुर्वेद होम्योपैथी डेंटल कॉलेजों राजीव गांधी IT और BT पर्यावरण विज्ञान जैसे विश्वविद्यालयों के अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव स्वास्थ्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के प्रति समर्पित है। 2. इस संस्थान को 2001 में स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी दोनों 1 और 2, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी दोनों 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स भारतीय विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो पूरी तरह से अनुसंधान के लिए समर्पित है। संस्थान को 2001 में स्थापित किया गया था। ये संस्थान चिकित्सा आयुर्वेद होम्योपैथी डेंटल कॉलेजों राजीव गांधी IT और BT पर्यावरण विज्ञान जैसे विश्वविद्यालयों के अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव स्वास्थ्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के प्रति समर्पित है। वायरल टीकों की नैदानिक इम्यूनोजेनेसिटी का मूल्यांकन करने के लिए नेशनल इम्यूनोजेनेसिटी एवं बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर को भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा अपनी घटक इकाई इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स और BIRAC DBT भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के माध्यम से संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 15। पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? विकल्प ए जतिन परांजपे और आनंद वासु, विकल्प बी आनंद वासु और बोरिया मजूमदार, विकल्प सी राजू भारतान और जतिन परांजपे, विकल्प डी अयाज मेनन और आनंद वासु। सही उत्तर है विकल्प ए जतिन परांजपे और आनंद वासु। उत्तर की व्याख्या। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया गया। ये पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रश्न संख्या 16। जल जीवन मिशन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। 2. इसके तहत 2030 तक गांवों के हर घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी दोनों 1 और 2, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। उत्तर की व्याख्या। देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे जल और साफ सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में समाप्त ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम राष्ट्रीय प्रबंधन खेल NMG 2020 में कौन विजेता बना? विकल्प ए भारी उद्योग निगम लिमिटेड भारत, विकल्प बी भारत संचार निगम लिमिटेड, विकल्प सी NTPC लिमिटेड, विकल्प डी गेल गैस लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प सी NTPC लिमिटेड। उत्तर की व्याख्या। टीम NTPC ने हाल ही में समाप्त ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 के विजेता के रूप में उभरने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। उनकी ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि NTPC ने पिछले 5 वर्षों में पहली बार इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रबंधन खेलों में विजय हासिल की है। NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि NTPC वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का ताज हासिल किया है। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई? विकल्प ए दिल्ली में, विकल्प बी हैदराबाद में, विकल्प सी देहरादून में, विकल्प डी बेंगलुरु में। सही उत्तर है विकल्प डी बेंगलुरु में। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अकादमी के नए प्रशिक्षण संस्थान भवन की 2 सितंबर 2020 को आधारशिला रखने का समारोह आयोजित किया गया। NAR ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों 585 RSETI देश के 566 जिलों में स्थित हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों और संबंधित बैंक अधिकारियों की ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से निगरानी, सलाह और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 19। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? विकल्प ए 60%, विकल्प बी 70%, विकल्प सी 80%, विकल्प डी 40%। सही उत्तर है विकल्प ए 60%। उत्तर की व्याख्या। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। देश में 25 मार्च 2020 को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी। बाद में 25 मई 2020 को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग हेतु निम्न में से किस देश के साथ सहमति पत्र को मंजूरी दी है? विकल्प ए इजराइल, विकल्प बी जापान, विकल्प सी रूस, विकल्प डी इटली। सही उत्तर है विकल्प बी जापान। उत्तर की व्याख्या।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापानी बाजार हेतु भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। ये MOU मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान को वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए भारत में अपने सहकारी परीक्षण एवं निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में वस्त्र समिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा जिन पर घरेलू और विदेशी ग्राहकों या खरीदारों दोनों के लिए बाद की किसी तिथि पर परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी। प्रश्न संख्या 21। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया है। 2. NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C दोनों 1 और 2, विकल्प D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प C दोनों 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। प्रश्न संख्या 22। निम्न में से किस राज्य में रुपए 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? विकल्प A हरियाणा, विकल्प B झारखंड, विकल्प C गुजरात, विकल्प D राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प C गुजरात। उत्तर की व्याख्या। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रश्न संख्या 23। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? विकल्प A 48वें स्थान पर, विकल्प B 52वें स्थान पर, विकल्प C 54वें स्थान पर, विकल्प D 58वें स्थान पर। सही उत्तर है विकल्प A 48वें स्थान पर। उत्तर की व्याख्या। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच ये भारत के लिए ऊपर उठने के समाचार के रूप में सामने आया है और इससे भारत में मजबूत R&D परिवेश का पता चलता है।
वर्ष 2019 में भारत 52वें पायदान पर रहा था और वर्ष 2015 में वो 81वें स्थान पर था। दुनिया भर में अत्यधिक नवोन्मेषी विकसित देशों की जमात में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 24। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह मानते हुए सरकार द्वारा 5 सितंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? विकल्प ए 68, विकल्प बी 118, विकल्प सी 128, विकल्प डी 144। सही उत्तर है विकल्प बी 118। उत्तर की व्याख्या। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। इससे पूर्व 30 जून 2020 को सरकार ने चीन की कंपनियों द्वारा विकसित 59 ऐपों को तथा 28 जुलाई 2020 को 47 अन्य ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रकार अब तक चीन की कंपनियों द्वारा विकसित 224 ऐप प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 25। हाल ही में विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली किस संस्था द्वारा प्रारंभ की गई है? विकल्प ए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विकल्प बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विकल्प सी रिलायंस रिटेल लिमिटेड, विकल्प डी भारती रिटेल लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प ए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उत्तर की व्याख्या। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 26 अगस्त 2020 को एक विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली शुरू किए जाने की घोषणा की। इस प्रणाली की शुरुआत NHI ने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से की है। NHI के अनुसार पोर्टल आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को विभिन्न NHI परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 26। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज अर्थात जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? विकल्प ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विकल्प बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विकल्प सी जल शक्ति मंत्रालय, विकल्प डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी जल शक्ति मंत्रालय। उत्तर की व्याख्या। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज अर्थात जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। पृष्ठ संख्या 149। प्रश्न संख्या 27। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में विनिर्माण को मंजूरी दे दी गई है? विकल्प ए AK-56, विकल्प बी AK-47-203, विकल्प सी AK-12, विकल्प डी AK-72। सही उत्तर है विकल्प बी AK-47। उत्तर की व्याख्या। दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-203 राइफल AK-47 राइफल का सबसे उन्नत संस्करण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के बीच दोनों देश भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने को लेकर समझौते पर आगे बढ़े हैं। प्रश्न संख्या 28।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? विकल्प ए सुशील चंद्रा, विकल्प बी राजीव कुमार, विकल्प सी सुनील अरोड़ा, विकल्प डी हर्ष कुमार भानवाला। सही उत्तर है विकल्प बी राजीव कुमार। उत्तर की व्याख्या। श्री राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2020 भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही श्री कुमार भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ गए हैं। 19 फरवरी 1960 को जन्मे श्री राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। प्रश्न संख्या 29। पुरुषोत्तम राय, जिन्हें इस वर्ष 28 अगस्त 2020 को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया था, निधन हो गया। वो किस खेल के प्रसिद्ध कोच थे? विकल्प ए वॉलीबॉल, विकल्प बी फुटबॉल, विकल्प सी रग्बी, विकल्प डी एथलेटिक्स। सही उत्तर है विकल्प डी एथलेटिक्स। उत्तर की व्याख्या। 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से ठीक एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वो 79 वर्ष के थे। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वो भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए थे? विकल्प ए 25 जुलाई 2012 को, विकल्प बी 15 जुलाई 2010 को, विकल्प सी 5 जुलाई 2013 को, विकल्प डी 25 जुलाई 2014 को। सही उत्तर है विकल्प ए 25 जुलाई 2012 को। उत्तर की व्याख्या। श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को शासन व्यवस्था का अद्वितीय अनुभव प्राप्त था। उन्होंने केंद्रीय विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। पृष्ठ संख्या 150। पृष्ठ संख्या 150 व 151 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 152।